Good morning, students. Welcome to chemistry class. Today we shall start revision of chemistry, and you know the first chapter is the solid state. We have already done this chapter, but now we shall start it doing from examination point of view. So let us start. We know that there are three forms of matter: solid, liquid and gas. Apart from definitions, when we talk about solid की बात करें, we can very easily imagine a piece of wood or a stone. एक पत्थर या एक लकड़ी के पीस को हम सॉलिड के तौर पे आसानी से इमेजिन कर सकते हैं. लिक्विड और गैस की बात करें तो पानी, और गैस की बात करें तो जैसे अगरबत्ती कहीं जल रही हो, उससे जो धुआं निकलता है, हमारे लिए बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है किसी भी गैस का. तो सॉलिड और दूसरी तरफ लिक्विड एंड गैसेस, इनकी डेफिनेशंस को छोड़ दें तो एक डिफरेंस जो हम बड़ा साफ साफ देख सकते हैं और जिसको महसूस कर सकते हैं वो ये है कि सॉलिड, जैसे स्टोन का एक स्टोन ले लें आप, उसको जहां रख दें वो वहीं रहेगा फॉर एवर. लेकिन आप एक गिलास पानी को ऐसे खुले में रख दें, उड़ेल दें उसको, या किसी कमरे के किसी कोने में कोई अगरबत्ती या ऐसी कोई चीज़ जला दें, तो पानी भी अपनी जगह पे नहीं रहेगा और अगरबत्ती का धुआं भी अपनी जगह नहीं रहेगा. वो बह के और डिफ्यूज होके किसी और जगह पहुंच जाएंगे. लेकिन जो स्टोन है उसको जहां रखा है वो वहीं का वहीं फिक्स रहेगा. मीन्स liquids and gases have a tendency to flow. They are basically fluids. उनके particles यहाँ वहाँ move कर सकते हैं आसानी से. But as far as solids are concerned, they are basically non-fluids. Their particles are fixed wherever they are. They don't have a tendency or capability of moving. So solids को अगर वैसे हमने समझना हो तो हम कह सकते हैं कि in solids the constituent particles, CP stands for constituent particles. The constituent particles are held by strong intermolecular forces and their positions. Positions किसकी? Constituent particles की positions जो हैं वो fixed हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे बंधे हुए हैं due to strong intermolecular attractive forces. And about the fixed positions, they can just oscillate. Means solids में क्या है, ये जो constituent particles हैं ये एक दूसरे को बहुत strongly hold किए हुए हैं. इनमें intermolecular attractive forces बेहद strong है, और फिर ये जो particles हैं इनकी positions fixed हैं, और position fix होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, just oscillate कर सकते हैं. थोड़ा सा इधर को, थोड़ा सा इधर को, बस इतना सा oscillate कर सकते हैं. But they cannot move. Movement is possible only in liquids and gases. Liquid और gases में intermolecular forces आपस में strong है नहीं. इसको इसके साथ कोई बड़ा strong attraction नहीं है. So ये बड़ी आसानी से इधर भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, ये भी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे से कोई खास इनका attraction नहीं है particles की. So ये basic difference है कि solids have very strong intermolecular attractive forces between their particles, and the positions of their particles are fixed. They can just oscillate, they can't move. Next thing which decides whether a substance will be solid, liquid, or it will remain in gaseous form, it depends upon two opposing factors. Now there are two opposing factors which decide whether a thing will remain as solid or it will be a gas or solid. कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है इन दो ऑपोजिंग फैक्टर्स पे. दो फैक्टर क्या हैं? पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह देते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलके कोई सॉलिड बना है या कोई भी सब्सटेंस बना है, उनको उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनका काम होता है उन पार्टिकल्स को क्लोज लाना, एक दूसरे से क्लिंग किए रखवाना, एक दूसरे के साथ बांधे हुए रखना. तो ये फोर्स जो है इसका काम है पार्टिकल्स को इकट्ठा करना. थर्मल एनर्जी मीन्स वो एनर्जी जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर कम है सब्सटेंस का तो थर्मल एनर्जी कम होगी, हाई है तो हाई होगी.
लो थर्मल एनर्जी में किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, भाग दौड़ करने वाली एनर्जी जो है वो कम होती है, और हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। अब आप खुद समझ लें कि दो पार्टिकल्स हैं, अगर वो बड़ी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे से वाकफियत करने का, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। और अगर थर्मल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी लो है तो वो धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे या बहुत कम मूव कर रहे होंगे, वैसे में वो एक दूसरे के क्लोज रह सकते हैं। सो थर्मल एनर्जी का काम है पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर लेके जाना। जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा दूर जाएंगे। थर्मल एनर्जी मींस टेम्परेचर इनडायरेक्टली। सो थर्मल एनर्जी का काम है टू टेक द पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम है टू ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोज एंड टुगेदर। जहां तक सॉलिड स्टेट की बात है, जब थर्मल एनर्जी काफी लो होती है, टेम्परेचर काफी लो होता है, और वैसे में पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी हाई होते हैं, वैसे में कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म में रह सकता है। सो फॉर सॉलिड फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शुड बी हाई and the thermal energy should be low, means temperature should be low so that the high strong intermolecular forces are developed. इसके बारे में हमें कुछ एक पॉइंट्स बड़े क्लियर होने चाहिए शुरू में ही। दे हैव डेफिनेट शेप, वो हम बड़े पहले से जानते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, जिस शेप में हैं उसी में रहेंगे, बर्तन की शेप नहीं इख्तियार करते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल, आप ये चाहें कि स्टोन को दबा के उसको स्क्वीज़ कर देंगे, वुड को दबा के उसको स्क्वीज़ कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि कंप्रेस वो चीज़ें होती हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह हो, ताकि आपने उनको दबाया तो उस खाली जगह में वो पार्टिकल्स दौड़ गए और खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लिया और साइज छोटा हो गया। ऐसा सॉलिड्स में नहीं होता। दे आर रिजिड, हार्ड होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे। In solids, the position of particles is fixed about which they can just oscillate. तो फिक्स्ड है, यानी कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स की वो स्थिति है कि बस एक खूंटे के साथ जहां जहां है वहां सब बंधे हुए हैं। जब बंधे हैं तो ये फ्लो नहीं कर सकते, दे आर नॉन फ्लूइड्स। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। दिस इज वेरी स्पेशल फीचर ऑफ सॉलिड्स कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, वही उनको सॉलिड भी बनाती हैं। दे हैव वेरी शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए पार्टिकल्स जितना हो सकता है उतना एक दूसरे के क्लोज हैं, और उनके बीच की खाली जगह जो है वो मिनिमम होती है। सॉलिड्स में, लिक्विड्स और गैसेस में ज्यादा होती है। देन इज सॉलिड्स की टाइप्स। सॉलिड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज क्रिस्टलाइन, अदर इज एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब भी बात करें तो आप दिमाग में ये सोच सकते हैं कि ये बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड है। एमॉर्फस मीन्स विच हैज नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उसको आप एमॉर्फस सॉलिड कह सकते हैं। हाँ, डेफिनेशंस एज सच जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए वो मैंने इसके साथ पीडीएफ अटैच करने वाली हूं, मैं वहां से देख लें। फिलहाल आप सिर्फ मुझे समझें, डेफिनेशंस और जो रिटन पार्ट है वो साथ में अटैच्ड होगा वीडियो के, वहां आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स वाला जो है, इनके डिफरेंसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको समझेंगे भी और साथ साथ वो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन भी साथ के साथ तैयार करेंगे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे यहां देखें मैंने एक एग्जांपल लिया है क्वार्ट्स और दूसरी तरफ क्वार्ट्स ग्लास। क्वार्ट्स इज क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्स ग्लास इज एमॉर्फस। फर्क क्या है दोनों में? बिल्कुल सेम पार्टिकल से मिलके क्वार्ट्स और क्वार्ट्स ग्लास बना है। दोनों में फर्क किस चीज का है? अरेंजमेंट का, ऑर्डरलीनेस का। क्वार्ट्स को देखिए आप, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 बेसिकली यूनिट्स तो वही हैं, लेकिन एक सेट ऑर्डर है, और वही ऑर्डर इस रिंग में भी वही ऑर्डर है, वही ऑर्डर यहां फॉलो हो रहा है, वही ऑर्डर यहां फॉलो हो रहा है। और क्वार्ट्स के कंप्लीट सैंपल में एग्जैक्टली सेम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और फिर उनके जो रिंग साइज वगैरह है वो सारा सेम पाया जाएगा थ्रू आउट द सैंपल ऑफ क्वार्ट्स। क्वार्ट्स ग्लास में देखें पार्टिकल्स सिलिकॉन और ऑक्सीजन ही हैं,
एक सिलिकॉन के साथ इस तरह से बाकी ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, वो ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे रिंग का साइज कुछ और बन रहा है, इस रिंग का साइज और शेप कुछ और सी है, इसकी कुछ और सी है, ये डिफरेंट है। मीन्स इसमें और इसमें बेसिक फर्क क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि क्वार्ट्ज का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, crystalline solids have a definite regular pattern of arrangement of their particles which is followed throughout the crystal or repeated throughout the crystal। जो order of arrangement of constituent particles एक जगह होगा वही throughout the crystal मौजूद होगा। throughout the crystal same order will be repeated। but amorphous में थोड़ा बहुत ऑर्डरलीनेस तो है, खैर सिलिकॉन के साथ ऐसे 3 ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, है ऑर्डरलीनेस, लेकिन वो बड़े शॉर्ट, हर पोर्शन का अपना एक ऑर्डर है। इसमें इतना सा रिंग है, इसका अपना एक अरेंजमेंट का तरीका है, यहाँ पे अरेंजमेंट का तरीका और बदल गया, यहाँ पे और बदल अरेंजमेंट है, लेकिन छोटे 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 पोर्शंस की अपनी अपना पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। मीन्स इफ एट ऑल देयर इज सम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट इज लिमिटेड टू वेरी शॉर्ट एरिया और शॉर्ट स्पैन और शॉर्ट डिस्टेंस इन द सॉलिड। इसीलिए इस तरह के पैटर्न को अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाले पैटर्न को जो कि अमॉर्फस सॉलिड में मौजूद होता है उसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थोड़े से एरिया में कुछ और ऑर्डर है, थोड़े से एरिया में कुछ और अरेंजमेंट है, फिर कुछ और अरेंजमेंट है। मींस डिफरेंट सेम अरेंजमेंट आपको थ्रू आउट द सॉलिड नहीं मिल पाएगी, तो उसको कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रॉन्गेस्ट जो पहचान है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, थोड़ी थोड़ी जगह अपनी अपनी डफली अपना अपना राग टाइप है। क्रिस्टलाइन को देखें, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिएंट फीचर है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड। नाउ लेट अस डू द डिफरेंसेस। क्रिस्टलाइन, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो देखिए रेंज ऑफ ऑर्डर की जहां तक बात करें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, हमें मालूम है सेम ऑर्डर या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल, मीन्स दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर इज लिमिटेड टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ज्योमेट्री, क्योंकि पार्टिकल्स की पोजिशन फिक्स्ड है और वो तो सॉलिड्स में खैर होती ही है, लेकिन दे फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो है वो ज्योमेट्री जो है इनकी डेफिनेट होगी, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में एक रेगुलर पैटर्न ऑफ, जब आप पार्टिकल्स को एक प्रॉपर तरीके से सलीके से अरेंज ही नहीं करेंगे तो उनकी एक सेम खास ज्योमेट्री कैसे बन पाएगी, कभी उनका कैसा अरेंजमेंट हो जाएगी, कभी कहीं कैसे अरेंजमेंट है। सो अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनिट ज्योमेट्री, ये याद रखें। फिर नेचर देखें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड और वो हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं और इनको ट्रू सेंसेस में हम सॉलिड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। सॉलिड की पहचान है डिसिप्लिन और एक ऑर्डरलीनेस। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड और गैस और लिक्विड में एक चीज बहुत कॉमन है कि गैस और लिक्विड में भी डिसिप्लिन नहीं होता है, अमॉर्फस सॉलिड में भी डिसिप्लिन नहीं होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड को आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड। और खिड़कियों में जो ये पैन्स लगे होते हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, तो अमॉर्फस सॉलिड, ग्लास इज एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो थोड़े उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स में एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है, थोड़ी फ्लूइडिटी भी होती है, इसलिए क्या होता है कि जो शीशा है खिड़कियों के वो धीरे धीरे वक्त के साथ अपर पोर्शन उसका थिन होता जाता है और लोअर पोर्शन उसका थिक होता जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऊपर से फ्लो करके नीचे की तरफ आते जाते हैं। तो ये एक प्योर सॉलिड की निशानी नहीं है कि वक्त के साथ उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहे। Therefore, they are called as pseudo solids. Amorphous solids are also called as pseudo solids और super cooled liquids भी कह देते हैं इनको। Then is melting point. Melting point की जहां तक बात करें
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, जैसे आपने किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करना शुरू किया तो लेट अस से इसका किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 300 केल्विन है, तो फॉर श्योर 300 केल्विन पे वो पूरा का पूरा सैंपल मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मीन्स ये एकदम से पिघलते हैं। 300 मीन्स 300। जो एमॉर्फस सॉलिड है उनको आप, जैसे मोम का एग्जांपल लें, मोम को आप गर्म करना शुरू करते हैं, मोम पहले हार्ड होता है, जैसे गर्म करना शुरू करते हैं धीरे धीरे सॉफ्ट होता है, फिर और हीट करेंगे तो और सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होगा, फिर कहीं जाके मेल्ट कर जाएगा। तो आपने जब वो सॉफ्ट होना शुरू हुआ उससे लेके लिक्विड में चेंज करने तक कोई 5-6 केल्विन का फर्क आ जाता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स 300 केल्विन पे सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स है दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये याद रख सकते हैं आप। जब मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, देखिए जैसे कोई सॉलिड है उसको मैंने बोला कि 300 केल्विन तक हीट किया और वो सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो आपको उसका रूम टेम्परेचर से 300 केल्विन तक जाने के लिए आपको जितना भी हीट सप्लाई करनी पड़ी वही उसका क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे हैव डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बट जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं क्योंकि वो पिघलने के लिए ही बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा रेंज ऑफ टेम्परेचर लेते हैं, इसलिए उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है दैट इज नॉट वेरी डेफिनिट, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड वेरी सिस्टमैटिकली, बट इट इज नॉट डेफिनिट। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो नई टर्म्स आपको आएंगी। जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का सैंपल है और ये एमॉर्फस का है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देखिए कि पार्टिकल्स बहुत एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, ठीक वैसे जैसे असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में बच्चे अरेंज्ड होते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे का इतना डिस्टेंस, फिर ऐसे बॉयज इधर गर्ल्स इधर, एक प्रॉपर पैटर्न होता है। और एमॉर्फस सॉलिड में मेले में जैसे लोग होते हैं, बाजार में जैसे लोग होते हैं बिखरे हुए हैं, देयर इज नो अरेंजमेंट, देयर इज नो डिस्टेंस पैरामीटर और क्राइटेरिया, तो ये एमॉर्फस है और ये क्रिस्टलाइन है। आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी कहते हैं अगर हम इस डायरेक्शन में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करें और फिर इस डायरेक्शन में मेजर करें, या किसी भी डायरेक्शन में किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंप्रेसिबिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव सेम वैल्यू in all the directions, then the substance is called isotropic. If definition इसकी लिख रखी है नोट्स में जो आपको साथ में दिए जाएंगे। और अगर किसी सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट पाई जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तब उसको हम कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक। ओके, why crystalline solids are anisotropic and they are isotropic? भाई इनमें एक सेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है। अगर तुम किसी प्रॉपर्टी को मान लो इस डायरेक्शन में मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें ये ग्रीन कलर के आयंस मिल रहे हैं, मे बी दे आर केटायंस। तो केटायंस, और अगर तुम इस डायरेक्शन में मान लो उसी प्रॉपर्टी को मेजर करने लग रहे हो, तो ये येलो कलर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर एनायंस। तो केटायन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एनायन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस हैव डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट फिक्स है, इसलिए सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट है। इस डायरेक्शन में कुछ और होगा, इस डायरेक्शन में कुछ और होगा। अगर तुम इस डायरेक्शन में चलोगे तो एक केटायन, एक एनायन, एक केटायन, एक एनायन, फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से अलग आई। इस डायरेक्शन में सारे केटायंस आ रहे थे, यहाँ पे सारे एनायंस आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में केटायन एनायन केटायन एनायन,
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन में कुछ और आएंगी, इसमें कुछ और आएंगी, इसमें डिफरेंट आएंगी। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड में ड्यू टू फिक्स्ड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट वी हैव डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें अलग सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, जिसके कारण कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी। जैसे असेंबली में यहाँ पे एक तरफ एक डायरेक्शन में चलें तो बॉयज खड़े हैं, एक डायरेक्शन में चलें तो हमें गर्ल्स मिल रही हैं। अब बॉयज की हाइट का क्राइटेरिया, बॉयज की हाइट डिफरेंट होगी, गर्ल्स की हाइट्स डिफरेंट होंगी, यूजुअली जो पैरामीटर्स होते हैं। मींस तो प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से डिफरेंट होंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड में मेले जैसी सिचुएशन है एमॉर्फस में, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलो आपको कुछ येलो पार्टिकल मिल जाएंगे, कुछ ये पर्पल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। आप इस डायरेक्शन में जाओ तब भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू वही आनी है ले देके। इसमें चलो क्योंकि कोई सेट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। There in amorphous solids there is no set sequence of particles in which they are arranged. Therefore physical properties have same value in all the directions and they are called isotropic. ये एक major difference है crystalline और amorphous solids में, और बहुत बार पूछा जाता है। आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में अक्सर देखा जाता है। आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी के बाद, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी के बाद क्लीवेज। जब आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, बड़ी आसानी से जहाँ जहाँ पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है वहाँ बड़ी आसानी से जब भी आप किसी को इसको काटेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो बड़े साफ साफ दो सरफेसेस निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे कटिंग हुई means their cleavage is clean. When crystalline solids are cut with some knife like thing, they give two faces, two very clean faces, very clean surfaces. Therefore their cleavage is quite clean. एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, उनको काटेंगे तो उनकी कटिंग जो है वो जिग जैग सी होगी, सरफेस जो आएगा वो जिग जैग आएगा क्योंकि पार्टिकल्स एक हैफेजर्ड से मैनर में अरेंज्ड हैं। लास्ट थिंग इज एग्जाम्पल्स। आपको जितने एग्जाम्पल्स हो सकें दोनों चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मेनी टाइम्स पूछा गया होता है कि इन सारी ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ क्रिस्टलाइन है, बाकी सारी एमॉर्फस दे रखी होंगी या वाइस वर्सा। डायमंड, ग्रेफाइट, बेंजोइक एसिड, नेप्थलीन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्वार्ट्ज, आयरन, कॉपर, जितनी भी मेटल्स हैं, जिंक सल्फाइड, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साफ साफ एग्जांपल्स हैं। एमॉर्फस के पॉलीयूरेथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, टेफ्लॉन, प्लास्टिक, रबर, स्टार्च, ग्लास एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। और ये आपके दिमाग में बड़ी क्लियर कट होने चाहिए क्योंकि यहां से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब चलिए इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक सिंगल सेंटेंस में यूज करके फिर याद करने की कोशिश करेंगे। द टू एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स, एक प्रॉपर्टी नंबर 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, टू एंड एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स विद शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब जिनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी शार्प है और मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प है। हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री भी डेफिनेट होती है। 5th पॉइंट ये आ गया। एंड क्लीन क्लीवेज, जब कटिंग करते हैं तो क्लीन सरफेस आता है। 6th प्रॉपर्टी ये आ गई। एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और क्या होता है इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर आर क्रिस्टलाइन। तो जब भी आपने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के डिफरेंसेस करने हो तो ये वाले 7 डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं। क्रिस्टलाइन के बारे में आपको पता है, एमॉर्फस का इससे जस्ट ऑपोजिट है। तो इस तरह से आप इसको एक सिंगल सेंटेंस में डाल के भी याद रख सकते हैं, ये याद करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड 2 तरह का हुआ, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आगे 4 तरह के हैं। फर्स्ट इज आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड्स भी कह देते हैं, एंड मॉलिक्यूलर।
एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो हैं, आयनिक सॉलिड के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए मैं सीपी यूज करूंगी वर्ड। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। किसके बने होते हैं? आयंस के बने होते हैं। जैसे NaCl, ये केटायन है और एनायन है, तो इससे क्या बनेगा? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयन से बना होता है। दूसरी बात, आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, केटायन और एनायन जो इसके पार्टिकल्स हैं, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होल्ड किए हुए है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको कूलम्बिक या हम आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह देते हैं, विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो जब कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हैं, एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड करते हैं, ऐसी स्थिति में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बड़ी सिंपल बात है। जो ये आयनिक सॉलिड्स हैं, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में हैं, सॉलिड फॉर्म में दे आर इंसुलेटर्स, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है। क्यों नहीं करते? सोडियम क्लोराइड जब तक सॉलिड फॉर्म में है, मीन्स सोडियम Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का, केटायंस और एनायंस का एक दूसरे से फ्री होना, अलग होना जरूरी है। सॉलिड स्टेट में ये फ्री नहीं है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लेकिन अगर आप इनको मेल्ट करने, मोल्टन फॉर्म में ले लें या एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, तब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्योंकि मोल्टन फॉर्म हो या एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो, मोल्टन फॉर्म हो या एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो, तो उसमें क्या होता है? केटायन और एनायन एक दूसरे की अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे। पिघला दिया मीन्स एक दूसरे से दूर कर दिया केटायंस और एनायंस को। एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन में वाटर ने आके इन केटायंस और एनायंस को सेपरेट कर दिया, और मोरओवर पिघली हुई अवस्था में या एक्वस फॉर्म में केटायंस और एनायंस को फ्लोट करने के लिए एक लिक्विड मीडियम मिल जाता है। सॉलिड में कैसे जाएंगे? पैर थोड़े ही केटायन और एनायन के। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, बट दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। और दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये तो हमें पता ही है। एग्जाम्पल्स इनके, एग्जाम्पल्स NaCl, जितने भी KNO3 आयनिक सॉलिड्स, कैल्शियम CaF2, KNO3 एटसेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल्स। क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए ये हार्ड भी हैं, लेकिन चोट करने से एकदम टूट भी जाते हैं। दे आर ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। सेकेंड टाइप इज मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में आपको थोड़ा सा याद होगा कि उसमें केर्नल्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, केर्नल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ मेटल एटम, और मोबाइल जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हर एटम, सोडियम है, सोडियम के पास एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने वैलेंस शेल, सारे सोडियम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को पूल करके एक इलेक्ट्रॉन C बनाते हैं, और जो सोडियम का बाकी पार्ट बच जाता है इलेक्ट्रॉन के सिवाय, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इसको केर्नल कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो पहली बात, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन मेटेलिक सॉलिड्स आर मेटल एटम्स, और मेटल एटम्स में जो केर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को होल्ड किए होती है? दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये मेटेलिक बॉन्ड जो है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेहद हाई होता है। डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डेफिनेटली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मोल्टन में तो कर ही जाएंगे, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव थ्रू द with the help of these kernels, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रश कर जाएंगे जब। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो आयनिक सॉलिड्स थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी केटायंस और एनायंस कंडक्ट करते थे, यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके सिवाय जो चीज वहां नहीं हमको देखने को मिली, मेटालिक सॉलिड्स में एक चमक होती है खास, लस्टर। सोना, चांदी, लोहा, कोई भी मेटल देखें चमक होती है उनमें। दे आर मैलिएबल। सोने की पीठ मतलब मेटल्स की पीठ के लंबी चौड़ी चादरें और तारें खींची जा सकती हैं, तो ये मैलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं। जबकि जब आयनिक सॉलिड हमने किया तो हमने ये जरूर बोला कि वो हार्ड हैं, लेकिन साथ में क्या शब्द यूज किया था? ब्रिटल हैं। उनको पीठ के, नमक की आप पीठ के लंबी चादर नहीं बना सकते NaCl की, बट एक मेटल की पीठ के, कूट के आप चादर भी बना सकते हैं, तार भी बना सकते हैं। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब बात करते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, जो बेसिकली जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं? डायमंड को देखें, उसमें क्या है? एक कार्बन sp3, एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, फिर वो आगे और 4 के साथ मिले, 16 के साथ, फिर 64 के साथ। इस तरह से हर कार्बन बाकी सारे कार्बन्स एटम्स के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है थ्रू नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, जो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड्स के नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं, और इसीलिए वो एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल के रूप में, जायंट मॉलिक्यूल के रूप में हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। अब इनमें नेटवर्क बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, सारे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। इसके कारण इनको, इन पार्टिकल्स को अलग करना हो अगर आपने हीट करके, मेल्ट करवा के, इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी गिवन, देयरफॉर दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यूजुअली दे आर इंसुलेटर्स, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स में बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं सभी एटम्स, इसलिए इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो हर कार्बन एटम 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाती है, लेकिन चौथा बॉन्ड जो है उसका वो पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक, ये जो ग्रेफाइट है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसका एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, और दोनों लेयर्स में 340 पिकोमीटर का गैप रहता है। लेकिन इस लेयर के पाई इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए 100 है इसमें, तो 100 में से 50 पाई इलेक्ट्रॉन्स लेयर के ऊपर की तरफ डीलोकलाइज होंगे और 50 लेयर के नीचे। सेम वे ऊपर वाली लेयर जो है उसके भी आधे पाई इलेक्ट्रॉन्स लेयर के ऊपर और आधे लेयर के नीचे। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको कार्बन एटम्स बहुत स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन एटम्स का प्लेन ये है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेन के ऊपर और नीचे रहते हैं। तो पाई, जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, मान लीजिए इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स रश कर जाएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को कस के होल्ड नहीं किया जाता बाय द एटम्स। सो ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, इट इज ए नेटवर्क सॉलिड बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आमतौर पे नेटवर्क सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, बट अगेन ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड लुब्रिकेटिंग एजेंट। हार्ड तो इसलिए होते हैं क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क है तो फिर वो हार्डनेस तो देगा ही, स्ट्रेंथ तो देगा ही स्ट्रक्चर को। लेकिन ग्रेफाइट जो है नेटवर्क सॉलिड है, इसके बावजूद सॉफ्ट और लुब्रिकेटिंग है। वो क्यों? मैंने बताया कि ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम के बीच में, इस लेयर के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस लेयर के नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ये ब्रेड स्लाइस है, ये दूसरा ब्रेड स्लाइस है, इधर भी बटर लगा है, इधर भी बटर लगा है। सो व्हेन यू पुट दीज 2 स्लाइसेस टुगेदर, दे विल इजीली स्लाइड ओवर ईच अदर, क्योंकि बीच में लुब्रिकेशन का काम कौन कर रहा है? बटर। यहाँ बटर नहीं है, यहाँ पे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। वो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस लेयर के पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस लेयर के पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वो लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर करने को, ये स्लाइड करने में मदद करेंगे। तो ग्रेफाइट ना तो इंसुलेटर है और ना ही हार्ड है, रादर इट इज सॉफ्ट एंड लुब्रिकेटिंग। अदरवाइज सारे नेटवर्क सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं।
लास्ट टाइप इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जाहिर सी बात है इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, बट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तीन तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2, I2, Cl2, CCl4, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। इनमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं हुई होती है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल, अच्छा ओके, पहले इसी को कर लेते हैं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बेहद कमजोर, जिनको वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं या लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बेहद कमजोर होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बेहद कमजोर होंगी तो दे विल हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनको मेल्ट कराने के लिए आपको ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा, और आमतौर पे ये नॉर्मल टेम्परेचर्स पे लिक्विड और गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, बड़े लोअर टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में रह सकते हैं, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर इंसुलेटर। मॉलिक्यूल, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स में बंधे पड़े हैं बॉन्ड्स में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से ही पता चलता है कि जिन पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको याद हो तो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, सल्फर पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, दिस इज पोलर। HCl में H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्योंकि इनमें पोल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, इसलिए इनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स जो यहाँ पे बड़ी कमजोर थी वो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांग है, और कौन सी है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होती है, जैसे ये एक HCl है, ये दूसरा HCl है, तो इस HCl का ये नेगेटिव पोल इस HCl के पॉजिटिव पोल के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा, और यही स्टोरी आगे चलती जाएगी। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये लंदन फोर्सेस या वंडरवाल फोर्सेस की अपेक्षा स्ट्रांग होती है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसलिए जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बेहद लो था, इनका मेल्टिंग पॉइंट उतना लो नहीं होगा, इनसे ज्यादा होगा। वैसे लो है लेकिन इनसे नॉन पोलर वालों से ज्यादा है। ये भी सॉफ्ट सॉलिड्स थे, ये भी सॉफ्ट सॉलिड्स थे। कॉमन चीज क्या है, ये भी इंसुलेटर थे और ये भी इंसुलेटर हैं। ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे वाटर आइस में, और वाटर मॉलिक्यूल आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको प्लस वन में हमने ये किया है, जैसे याद हो, इस तरह से आइस में इस तरह का स्ट्रक्चर बन पाता है कुछ, फिर ये ऐसे आगे, तो इसमें बड़ी इंटेंस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, और फिर तब ये आइस बन जाता है। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, दे ऑल आर इंसुलेटर, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हालांकि अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट लो है, पर इतनी स्ट्रांग भी नहीं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण ही बन जाए, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होगा, लेकिन ये इनकी अपेक्षा हार्ड होंगे, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से दोनों से स्ट्रांग है, इसलिए ये बाकी दो तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड से ये वाले जो होंगे वो हार्ड होंगे। तो इनको कंपैरेटिवली कर लें और इनके एग्जाम्पल्स भी आप दिमाग में रखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि किस तरह का सॉलिड है, तो किस तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, MgO, जिंक सल्फाइड, जितने भी आयनिक टाइप के सॉल्ट टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे वो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में काउंट होंगे। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स भी बहुत ईजी हैं, आप बड़ी आसानी से जितनी भी मेटल्स हैं उनका एग्जाम्पल आएगा तो वो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में काउंट फॉर हो जाएगा।
ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। नेटवर्क सॉलिड्स में आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज, ये नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। डायमंड नेटवर्क क्रिस्टलाइन या कोवलेंट, नेटवर्क या कोवलेंट एक ही बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड अगेन कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्रेफाइट कोवलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। प्रिसाइजली अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल किस टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। देन इज मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर की 3 टाइप्स थी। नॉन पोलर, नॉन पोलर में आपकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो CCl4, हाइड्रोजन, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो, और CO2 इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में HCl या HF वगैरह, HCl एटसेट्रा इस तरह वाले जो आएंगे, SO2 हमने ये पहले भी किया। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आइस का एग्जाम्पल याद रखें। एग्जाम्पल्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, सो कीप देम इन माइंड।